हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस चैनल पे। और इससे पहले जैसा कि आपको पता होगा चैप्टर 7 अभी हम फिनिश किए हैं। चैप्टर 7 हमने जो लेमिनार फ्लो था उसको हमने फिनिश किया है और अब हम टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जंप कर रहे हैं। बट इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने इसके क्या है कि सिर्फ छोटा सा पार्ट लिया जिसमें ड्रेसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह के बारे में हमने बताया। उसके बाद से हम क्या पाइप फ्लो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मैंने एग्जामिनेशन के जो पेपर थे मैंने देखे हैं, जो भी क्वेश्चंस पेपर थे, तो उसमें बहुत ही माइनर से क्वेश्चंस डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है। उतना ज़्यादा इसके मतलब कि फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन के लेवल के अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में ये आपको एक एज ए डेफिनेशन आपको थोड़ा सा बता दिया गया है, ताकि जब आप फर्दर अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, जैसे कि अगर आप एमटेक करते हैं या फिर उसके आगे अगर पीएचडी वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें और अच्छे तरीके से बता देंगे। बट अभी क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल पे ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और गेट वगैरह भी आप अगर क्वेश्चन अगर देखो तो उसमें भी ये बहुत ही माइनर था, बहुत ही थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में भी कि ये पूछा नहीं जाता। अगर पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें डेफिनेशन थी और उसके बाद से प्रेशर के बारे में, ठीक। तो ये और प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, तो ये जो तीन चैप्टर है स्टार्टिंग के ही वही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर एग्जामिनर आपको पेपर बहुत ही टफ बनाने की अगर सोचता भी है तो वो आपको लेमिनार फ्लो के या पाइप फ्लो के बारे में क्वेश्चंस डाल देगा। इससे ज़्यादा का कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑल ओवर पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जो भी टॉपिक्स वगैरह। बट हम क्या करें, धीरे धीरे सारा ही पढ़ेंगे। टर्बुलेंट फ्लो एक माइनर सा है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने इसको बहुत ही मतलब कि छोटा कर दिया है। तो आप इस पर ज़्यादा उतना फोकस मत करना। इसमें हमने इसी वीडियो में हमने पाइप फ्लो में भी डिस्कस किया है, तो वो चीज़ है आपको तो इम्पोर्टेंट है, उस पर आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले हम ये ड्रेसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। मैंने थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट कर दिया है इसको, बट फिर भी मैं माइनर लेवल पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे जो फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप फोर्सेस को बैलेंस कर लेना। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि पाइप के जो वॉल हैं यहाँ पे एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है इससे पिछले वाले वीडियो में या फिर जो भी वीडियोज़ हैं उनमें आप देखना। बहुत अच्छे से मैंने वॉल शेयर स्ट्रेस के बारे में बताया, कैसे इक्वेशन से निकालते हैं। सिंपल सा फिनोमेना, उन्हीं जो भी प्रेशर फोर्स है उनको हम क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के बाद से आप देखोगे कि इस तरीके से एक आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। वॉल शेयर स्ट्रेस का आपको एक इस तरीके से छोटा सा एक इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन के बाद से एक और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला वो होता है, आपको हमने उसको CF से डिनोट किया था। तो वो होता है आपका वॉल शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई हाफ रो वी। इसका रो क्या है, डेंसिटी है, और वी है आपकी मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। अब वॉल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है करेंगे और हमें एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नया टर्म है DH। और DH क्या होता है, आप बुक्स वगैरह में देखे होंगे कि यहाँ पे HB लिख देता है या फिर कैपिटल H करके लिखा रहता है। तो वो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर हम बोलते हैं। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो थे मैंने उसमें डिस्कस किया था। हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है कि हाइड्रोलिक डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसका हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको ये हाइड्रोलिक डायमीटर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि SSC वगैरह के अगर 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आपको अगर एरिया दे दिया या फिर पेरीमीटर दे दिया या फिर कोई भी पाइप है उसका स्पेसिफिकेशन दे दिया और आपसे हाइड्रोलिक डायमीटर के बारे में पूछ दिया, तो मतलब ये आप कर सकते हो। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट और इसके आगे बढ़ते हैं ड्रेसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट के अगर इसमें आप जो वॉल शेयर स्ट्रेस है आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, मैंने उतना ज़्यादा इसको डीपली कैलकुलेशन किया नहीं, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो एक नया सा हमें एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिल के आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अगर आप वॉल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है क्या है कि ये हाइड्रोलिक डायमीटर इंटू डेल्टा पी जो प्रेशर पीजियोमेट्रिक प्रेशर है इसका जो चेंज है वो डिवाइडेड बाय हाफ रो वी स्क्वायर इंटू 4 इंटू एल। तो ये हमें जब हम वॉल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को पुट करेंगे तो इस तरीके से हमें एक मतलब कि एक्सप्रेशन मिलेगा। और फर्दर हम इसको थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/4 DH डिवाइडेड बाई L
इंटू डेल्टा पी, इसमें हमने स्टार कर दिया आपको, वहाँ पे मैंने फिगर में आपको दिखा रखा है किस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। वी क्या वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी ये को कैलकुलेट करने के आप सिंपल सा है, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में देखे होते हैं, यहाँ पे एक नया सा टर्म आता है कि इसको हम क्या करते हैं, अलग तरीके से इस चीज़ को हम डिफाइन कर देते हैं, इसको जो अभी मैंने रेड कलर से इसको दिखाया है, तो ये इसको हम बोलते हैं ड्रेसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं हम कि F इक्वल टू हाइड्रोलिक डायमीटर डिवाइडेड बाय L इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई हाफ रो वी। ये डेफिनेशन होती है ड्रेसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, और एक रिलेशन बन के आता है कि ड्रेसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट और उसके बाद से जो ये फैनिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट की या स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की हम जो बात करते हैं, दोनों नाम सेम ही है। तो इस तरीके से एक रिलेशन आता है, और ये रिलेशन एग्जाम में पूछता है एक नंबर में, ये मतलब कि एसएससी वगैरह में आरआरबी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा आपको ये बता दिया किस तरीके से इनमें क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में, तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि थंबनेल पे आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने बोल्ड में लिख रखा है टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे हम क्या कि शेयर स्ट्रेस जब हम कैलकुलेट करेंगे टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है, बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो के लिए, तो वहाँ पे दो तरह के शेयर स्ट्रेस जनरेट होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं। तो पहला जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो ड्यू टू विस्कोसिटी की वजह से एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस जो क्रिएट होता है उसकी वजह से भी शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी की वजह से जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, और एक टर्बुलेंसी की वजह से जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, दोनों का जो समेशन होता है वो हमें क्या बोलता है, टोटल शेयर स्ट्रेस हो जाता है। और यहाँ पे फॉर्मूला देख लो इस तरीके से हम दोनों का, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो किस तरीके से शेयर स्ट्रेस को हमने मतलब कि यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये शेयर स्ट्रेस होता है जिसमें हम आपको याद रखना है कि पहला तो हमें विस्कोसिटी की वजह से जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है वो, और उसके बाद से टर्बुलेंसी की वजह से जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, हम दोनों का समेशन करते हैं। इसमें एक नया टर्म है ईडी विस्कोसिटी है। तो जब हम टर्बुलेंसी का शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर एक नया टर्म्स आता है, जैसे कि यहाँ पे आप विस्कोसिटी आप देख रहे हो, तो सिमिलर वे में यहाँ पे एक कोफिशिएंट होता है जिसको विस्कोसिटी कोफिशिएंट या फिर ईडी विस्कोसिटी हम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते थे, तो उसमें हमने जो एक विस्कोसिटी दिखा रखा था म्यू से, ठीक है। तो वो सिमिलर टर्म में कि यहाँ पे विस्कोसिटी एज ए विस्कोसिटी कि जैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि टर्बुलेंसी के लिए यहाँ पे एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे ईडी विस्कोसिटी की बात करें तो फिर हमने ईडी विस्कोसिटी से काइनेमेटिक ईडी विस्कोसिटी भी जानना चाहिए। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है सिंपल सा, बस यही चीज़ है, आप इतना याद रख लो, मतलब कि बहुत है, इतना ज़्यादा इसके डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम जंप करते हैं इस पे फ्लो थ्रू आउट द पाइप। अगर हम पाइप की बात करें कि अगर कोई भी फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड क्या कर रहा है कि पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हेड में लॉसेस होते हैं। आप लास्ट वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि जो हेड में लॉस होता है किसकी वजह से होता है। तो देखो हेड में लॉस दो तरह के होते हैं। पहला एक तो मेजर लॉस होता है जिसको हम क्या करेंगे कि हर टाइम हम इसे कैलकुलेट करना पड़ता है, और एक माइनर लॉस होता है जिससे हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उसे काउंट करेंगे, अदरवाइज हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेजर लॉस जो होते हैं वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होगा, ठीक है, जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से होगा। और जो माइनर लॉस होते हैं तो वहाँ पर देखो जैसे कि पाइप में अगर सडन इनलार्जमेंट हो जाता है उसकी वजह से, अगर पाइप पतली हो जाती है, जैसे कि पहले मोटी है फिर पतली हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शन की भी वजह से वहाँ पर लॉस होते हैं। पाइप में अगर बेंड हो रहा है तो वो भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी होता है। पाइप फिटिंग में भी लॉस होते हैं। तो ये अगर ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये काउंट करते हैं जब हम इसमें डिजाइनिंग वगैरह, अगर आप पाइपिंग इंजीनियरिंग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें क्या उस वक्त हम ये सारा चीज़ें काउंट करते हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ तब इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अभी हमारे पास क्या है कि माइनर लॉसेस को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बट हम यहाँ पे सारे लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो मेजर लॉस है। मेजर लॉस में क्या है कि जो फ्रिक्शन की वजह से जो मेजर लॉस होते हैं, इसमें भी दो तरह के हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला वो होगा हमारा ड्रेसी-वेबेक फार्मूला होगा, और दूसरा होगा हमारा चीजी फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये मतलब मेजर लॉस होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। पहला हुआ है हमारा ड्रेसी-वेबेक इक्वेशन है, और उसके बाद से एक चीजी फार्मूला है। तो दोनों को क्या होगा कि ये आपको मेजर लॉसेस के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तो ड्रेसी-वेबेक फार्मूला तो ये तो सिंपल से हमने आपको बता रखा था, ये फार्मूला आप याद रखना। तो इससे क्या होगा, ये एक मतलब फ्रिक्शन
इसमें आप जो फ्रिक्शन के लॉसेस है उससे आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। और एक नया चीज़ है, नया टर्म से जो हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि चीजी फार्मूला। चीजी फार्मूला क्या है कि एक मीन वेलोसिटी देता है, और एक मीन वेलोसिटी का फार्मूला है जिसमें क्या करता है कि इसमें चीजी कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसी में काउंट होता है कि हेड लॉस कितना होता है। तो इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, उन मेजर लॉसेस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीजी एक साइंटिस्ट थे, चीजी नाम था उनका, तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, मीन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया। इस तरीके से उन्हें वेलोसिटी देगा v इक्वल टू सी सी क्या है कि चीजी कांस्टेंट है, और उसके बाद से अंडर रूट m इंटू आई। एम क्या है, यहाँ पे देखो लिखा होगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, और m को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हमें m फाइंड करना है तो ये m इक्वल टू होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि उस पार्टिकुलर जो कोई भी जो डक्ट है, पाइप है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर एम की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई क्या होता है कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। आई क्या होता है, अगर हम इसको आई को एक्सप्रेस करना चाहें तो आई इक्वल टू आपका यहाँ पे से हम लिख देते हैं कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हम कर लेते हैं, हेड लॉस निकालेंगे, उसका पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें आई की वैल्यू के फायदे, जब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये और मतलब अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ रही आपकी मेजर लॉस के बारे में। क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे क्वेश्चन, लेकिन जब हम थोड़ा सा ये फिनिश कर लेंगे उसके बाद से हम इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद से हम एक या दो वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या करें, एक वीडियो हम बनाएंगे, दोनों एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मेजर्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और आपको बहुत सी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इसकी वजह से, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा मेजर लॉस के बारे में पढ़ा, और अब हम देखते हैं कि माइनर लॉस किस किस तरीके तो होते हैं। इस वाले चैप्टर में क्या माइनर लॉसेस के बारे में हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहला माइनर लॉस जो इंपॉर्टेंट है कि लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ठीक है। जो एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ के पाइप का डायमीटर कुछ और है, और यहाँ पे पाइप का डायमीटर क्या होता है, कुछ और है। और यहाँ पे आप देखो ये जो फ्लो है इस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होता है सडन एक्सपेंशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक फ्लो जनरेट होता है, ठीक है, एक बैक फ्लो जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो वो लॉस, उसी लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस लॉस को देखो यहाँ पे एक फार्मूला है कि आपको सिंपल सा एक फार्मूला है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बर्नौली इक्वेशन वगैरह जो भी है अप्लाई करो, बट मैं ये आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल सा फार्मूला याद कर लो, ये सबसे बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैंने डाल दिया है। तो इसमें आप देखो कि जो एक्सपेंशन है, सडन एक्सपेंशन की वजह से जो लॉस है, हेड लॉस होता है, वो आपका ये होता है। और उसके बाद से एरिया आपको पता है, यहाँ का भी एरिया पता है, ठीक है, पॉइंट 2 को यहाँ का भी एरिया पता कर, यहाँ पे इसको 1 कर लेते हैं, यहाँ का 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल से कैलकुलेशन है आप करो, और उसके बाद से फार्मूला देख लो। फार्मूला इजी है, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और v1 और v2 का अगर हम इसको रिप्लेस भी करना चाहते हो तो जो हमारा जो डिस्चार्ज का इक्वेशन है v1 इंटू a1 इक्वल टू a2 इंटू v2, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप क्या करें, हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, और v2 को हम क्या करेंगे कि a1 a2, ठीक है, एक रिलेशन निकाल लेंगे, यहाँ से v2 को हम रिप्लेस कर देंगे। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके आप इस तरीके से भी इस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हमें प्रेशर जो लॉस है, ठीक है, जो भी प्रेशर लॉस है, अगर हम उसको मिनिमम करना है तो जो एक्सपेंशन है या फिर जो 0.1 का डायमीटर है, 0.2 का जो डायमीटर क्या एक रिलेशन होता है, तो वो एक रिलेशन इस तरीके से आप ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिलेशन याद रख लेना, क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चंस में ये आता है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको याद रखने पड़ेंगे आपको। d1 डिवाइडेड बाई d2 इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 1/2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका कि जब आप प्रेशर लॉस को अगर मिनिमम करना चाहते हो तो जो रेशियो होता है डायमीटर का, ठीक है, तो वो कभी यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट है कि सडन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो सिमिलर थिंग्स है, यहाँ पे बैक फ्लो जनरेट होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि लॉस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या होता है कि हेड में लॉस होता है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी सिमिलर है वी सी माइनस v2 डिवाइडेड बाई 2g। तो अब देख लो यहाँ पे कि जो लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पे, अब देखो कि इस तरीके से, जो हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से एक शेप जनरेट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है, सी से कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नया टर्म आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी आपकी एग्जिट पे फाइंड हुई है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी उसको हम उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक नया एक हमें रिलेशन मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर मान लो कि एग्जामिनेशन में अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया है, ठीक है,
तो आप क्या करोगे कि अगर आपको हेड लॉस कैलकुलेट करना है तो आप इस सिंपल से इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, HL इक्वल टू 0.5 V², या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि V2² डिवाइडेड बाई 4G, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 0.5 कर लो, तो मतलब डजेंट मैटर, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। सिंपल से ये फार्मूले हैं, आपको ये फार्मूला याद रख लेना, आपको एक ये फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप याद रखना कि इसका इस्तेमाल कब करते हैं, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू दी है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करना, अगर नहीं दिए तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिट, अगर पाइप के एग्जिट में क्या लॉस होता है, V² डिवाइडेड बाई 2G, ये आपका एग्जिट पे जो लॉस होता है वो ये होता है। इंट्रेंस पे आप देखो कि ये लॉस होता है, और यही लॉस हमने क्या यहाँ पे भी दिखा रहा था, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे रखा है तो ये लॉस क्या हो जाता है कि आपका जो सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लॉस होता है वो इक्वल हो जाएगा इसके इंट्रेंस वाले लॉस का, ठीक है। V क्या है आपका मेन वेलोसिटी है, सारे में जो V है क्या है, मेन वेलोसिटी है। फिर नेक्स्ट पांचवें पे बात करें कि लॉस ड्यू टू ग्रेजुअल एक्सपेंशन, ठीक है। ग्रेजुअल एक्सपेंशन अगर होता है तो उसमें देख लो कि यहाँ पे आपको एक नया सा कोफिशिएंट है यहाँ पर, जिसको इसको ये क्या है, किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ एक्सपेंशन पे ये डिपेंड करता है। तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पक्का ये दिया रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ये क्या होगा, ये आपको कोफिशिएंट दिया रहेगा, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर पाइप में बेंड हो जाता है, तो बेंड अगर होता है तो यहाँ पे भी आप देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है। के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, और अलग अलग एंगल के लिए यहाँ पे आपके 2 टाइप्स के एंगल के लिए यहाँ पे के की वैल्यू दी है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला क्या है कि आपको जो पिछले वाले जो फॉर्मूले मैंने बता रखे थे एज सिमिलर है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 90, अगर पाइप में जो बेंड है अगर वो 90 डिग्री है तो के की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1.2 हो जाएगा। ये क्या है कि ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा, अगर पाइप में 90 डिग्री का बेंड है तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हेड लॉस है यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के, ठीक है। मतलब कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर बेंड एंगल ज़्यादा है 90 डिग्री है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से के की वैल्यू कितना 1.2 है, और 45 डिग्री के लिए यहाँ पे दे रखा है 0.4 दे रखा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको ये चीज़ क्या है, ये सब सिर्फ याद रखना है, आपको फॉर्मूले याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाला उतना कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास है जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और टोटल एनर्जी लाइन, ये दो तरह की एक मतलब डेफिनेशन है, किस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं, क्या क्या इनका इफेक्ट होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। कि एक तो हमारे पास एक टोटल एनर्जी लाइन होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन होती है, तो जिसका में क्या होता है, जो टोटल एनर्जी लाइन में क्या होगा, हाँ, जो उतना टोटल हेड होता है, जैसे हम जो बर्नौली इक्वेशन में पढ़ते हैं P डिवाइडेड बाई ρg प्लस V² डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z, तो ये क्या होता है, ये टोटल हेड होता है। तो जो टोटल एनर्जी लाइन है, मतलब कि जो फ्लूइड की टोटल एनर्जी होगी एट द पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो क्या डिनोट करेगी, टोटल एनर्जी लाइन। अगर हम क्या करेंगे कि पूरे पाइप के फ्लो में हर पॉइंट पे अगर हम टोटल हेड काउंट करते जाएं, ठीक है, टोटल हेड हम कैलकुलेट करें, और उस टोटल हेड को कैलकुलेट करने के बाद से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे डिनोट करें और हर पॉइंट को हम क्या करें कि मिला दें, ठीक है। तो जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे जैसे फ्लो की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो अगर वो फ्लो की डायरेक्शन जैसे कि जैसे जैसे फ्लो की डायरेक्शन में आप जाते जाओगे तो ये टोटल हेड कैसे हो जाएगा कि आपका डिक्रीज करता चलाएगा या ड्रॉप होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हेड का लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि सारे हेड हमने काउंट कर रखे हैं, ठीक है, प्रेशर हेड हो गया, काइनेटिक हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये आपका ये इसको लेवल क्या बोलते हैं, इसको मैं सॉरी इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कि एक तो यहाँ प्रेशर हेड हो गया और ये आपका काइनेटिक हेड हो गया, और इसके बाद ये इसको पता नहीं है, मतलब जस्ट आई फॉरगेट, याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, एलिवेशन है, ठीक है। एक मतलब कि जेड क्या होता है कि एलिवेशन होता है, ठीक है। एलिवेशन है कि एक रेफरेंस पॉइंट से हम देखते हैं कि पाइप कितने, मतलब कि जो भी हम फ्लूइड लाइन के बारे में बात करते हैं उसका एलिवेशन कितना, तो ये वो मतलब कि हेड है, और ये सारे की जो डायमेंशंस होती है वो मीटर में होगी, ठीक है। तो अगर हम पूरे पाइप के फ्लो में अगर हम हर पॉइंट पे टोटल हेड काउंट करें और उसको हम मिला देते हैं तो जो लाइन मिलती है हम उसी को बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हम क्या करते हैं कि इसमें एलिवेशन भी काउंट होता है, उसके प्रेशर हेड भी काउंट होता है, बट इसमें काइनेटिक हेड को हम मतलब कि एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पूछ देता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल सा होगा कि अगर हम टोटल एनर्जी लाइन में से अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, V² डिवाइडेड बाई 2G मिलेगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि
ये देखो अगर प्रेशर में चेंज हो जाता है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उस पर मतलब कि डिपेंड करता है। और ये क्या होगा, हमेशा टोटल एनर्जी लाइन के नीचे होगा। मतलब टोटल एनर्जी लाइन का मतलब ये कि जितनी फ्लूइड एलिमेंट के पास से जितनी टोटल एनर्जी हम उसकी बात करते हैं। बट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या, आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ प्रेशर हेड और एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि ये कम है तो ये हमेशा टोटल एनर्जी लाइन के बिलो आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो। यहाँ पे आप देखो कि एक यहाँ पे मतलब एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है कि फ्लूइड इसमें पूरा भरा हुआ है। तो अगर हम हर पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, ये इसको हम क्या किया कि हमने पाइप से जोड़ दिया, उसके बाद से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया पाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस होगा। अगर हम इस पॉइंट से बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस होंगे, उसके बाद से यहाँ से दो तरह के लॉस हो जाएंगे। यहाँ पे सडन एक्सपेंशन की वजह से भी लॉस होगा और फ्रिक्शन की वजह से भी लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से जो टोटल एनर्जी लाइन है यहाँ से घटती चली गई घटती चली गई। अगर हम यहाँ पे फाइंड करें, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी काउंट करना, टोटल हेड, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे टोटल हेड काउंट करना, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर आपको इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब यहाँ देखो कि एक मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से जो टोटल एनर्जी लाइन है वो क्या है, ड्रॉप होने लगेगी। सिर्फ इसमें सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हेड लॉस होगा। बट जैसे ही अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन पे आते हैं, जैसे कि पाइप का यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मतलब कि एनर्जी में लार्ज अमाउंट में क्या होगा कि ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से यहाँ पे एलिवेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये सीधा का सीधा यहाँ से मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। ये जो लाइन हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आप इसे प्रैक्टिकली भी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ फ्रिक्शन का, फिर सिर्फ यहाँ पे जो लॉस होंगे सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होंगे। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रेट लाइन हमें मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल एनर्जी लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को आप देखें तो यहाँ भी सिमिलर उसी तरीके से आप कर सकते हैं। हर पॉइंट पे आप मतलब कि जो एलिवेशन है और उसके बाद से जो प्रेशर हेड है आप कैलकुलेट करते जाओ। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे, ठीक है, तो अगर प्रेशर की डायरेक्शन मतलब कि जैसे कि आप प्रेशर की ये क्या होगा, डिपेंड हो, यहाँ पे आप सिर्फ लिखा हो ना, डिपेंड्स ऑन द चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रेशर में चेंज बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब कि इस पॉइंट पे और इसके जस्ट अगर हम इसके थोड़े से आगे हम बढ़ते हैं और इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रेशर में बहुत ज़्यादा का चेंज होगा। क्योंकि यहाँ का डायमीटर पाइप का कुछ और होता है और यहाँ पे डायमीटर कुछ और होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो लॉसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि लाइन के ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, जो टोटल एनर्जी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ऊपर की तरफ गई है। उसके बाद से फिर हम क्या करें, अब यहाँ पे इसका जो इस पाइप का जो भी स्पेसिफिकेशन है या फिर जो प्रेशर है, अब यहाँ पे क्या सिमिलर हो जाएगा। तो जो लॉस होगा वो क्या होगा कि आपके एलिवेशन की वजह से या फिर प्रेशर हेड की वजह से लॉसेस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया। तो ये दो तरह की लाइनें होती हैं और 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने जिसमें देखा है तो हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन या पूछ देगा कि ऊपर कौन होता है नीचे कौन होता है, या फिर पूछ देगा दोनों का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस मतलब पूछा हुआ है और कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें ध्यान देना है जो टोटल एनर्जी लाइन होगी वो हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर होगा, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो क्या होगा, टोटल एनर्जी लाइन के हमेशा नीचे होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद से अब बहुत ही सिंपल से चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पाइप है, अगर हम उसको सीरीज में ऐड कर देते हैं या फिर कंपाउंड में जोड़ देते हैं तो जो लॉसेस होते हैं कितना होता है, ठीक है, तो किस किस तरीके के लॉसेस होते हैं यहाँ पे आप देखोगे। अगर हम पाइप 1 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अब किस किस तरीके से लॉसेस को काउंट करोगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो एक एंट्री लॉस हो जाएगा, ठीक है, हर पाइप में देखो एक एंट्री लॉस होगा। मैं इस 3 पाइप दे रखी, तीनों पाइप में एक सेपरेट करके बताता हूँ। पहला जो लॉस होगा एक होगा आपका एंट्री लॉस होगा, ठीक है, एंट्री लॉस हो जाएगा। दूसरा जो लॉस होगा आपका फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से तीसरा जो लॉस होगा वो आपका एग्जिट लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जिट लॉस होगा। एग्जिट लॉस कब होगा, जब अगर पाइप अगर फ्री है, अगर मान लो कि दूसरा पाइप हमने जोड़ रखा है, यहाँ पे जैसे पाइप 1 पाइप 2 को जोड़ दिया और इसका डायमीटर कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाइप 1 में हो गए 3 तरह के लॉस हो जाएंगे। सिमिलर पाइप 2 में भी इसी तरीके के लॉस होंगे। बस यहाँ पे क्या अंतर होगा, यहाँ पे आपका तो एंट्री लॉस हो जाएगा और उसके बाद से फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा और उसके यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट लॉस। एग्जिट लॉस में क्या होगा कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन लॉस होगा। फिर हम आएंगे पाइप नंबर 3 में बात करें तो यहाँ पे आप देखो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक एग्जिट लॉस हो जाएगा। तो एग्जिट लॉस आपको यहाँ इस तरीके से दिखाया गया, ठीक है। हेड में टोटल हेड में कितना लॉस होगा, यहाँ पे पूरा लॉस दिखाया गया कि पहले आप देखो पाइप नंबर 1
वन में एंट्री लॉस होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री लॉस होगा, उसके बाद से फ्रिक्शन लॉस होगा, उसके बाद से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लॉस होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके पाइप नंबर 1 में आ जाएंगे, ठीक है। अब पाइप नंबर 2 की बात करें, पाइप नंबर 2 में आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो रहा है ये इसके लिए क्या एंट्री लॉस हो जाएगा, ठीक है। पाइप नंबर 1 का जो आपका कॉन्ट्रैक्शन लॉस है सिंपल सा, पाइप नंबर 2 के लिए वही आपका एंट्री लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा, उसके बाद से यहाँ पे आपका एक्सपेंशन लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप नंबर 2 तक हम पहुँच गए। तो पाइप नंबर 2 में कितने हो जाएंगे आपके कि HC, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये पाइप नंबर 2 के लॉसेस हो गए, ठीक है। हर लॉसेस को हम एक बार ही काउंट करेंगे क्योंकि हमने क्या सारे पाइपों को जोड़ रखा है, ठीक है। तो पाइप नंबर 1 में ये लॉस हो गए, पाइप नंबर 2 में देखो ये लॉस हो गए, अब पाइप नंबर 3 में ये लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तीनों को हम क्या करेंगे कि जोड़ दिया हमने, सिंपल से क्या कि तीनों को हमने क्या किया कि जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद से आप देखोगे कि अगर हम वैल्यू को पुट करें, जैसा कि हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा है सर, ठीक है, जितने लॉसेस है सबके हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो सारे की वैल्यू अगर आप पुट करो दोगे तो इस तरीके से आपको इतना जो है टोटल हेड में लॉस हो जाएगा वो आपको मिलेगा। बट ये क्या है कि हम क्या करेंगे कि जो माइनर लॉस हैं, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एंट्री लॉस हो गया, एग्जिट लॉस हो गया, एक्सपेंशन लॉस हो गया, कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो गया, ये सारे किस तरीके के लॉस हैं आपके माइनर लॉस हैं। तो हम इन्हें क्या कर देते हैं कि नेगलेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। तो अगर हम उनको नेगलेक्ट कर दें तो जो टोटल हेड हमें मिलेगा हर पाइप का, तो आपको इस तरीके से एक इस फॉर्मूले में एक को दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो टोटल हेड है ये हमें मिल जाएगा, जिसकी वजह से मतलब कि टोटल हेड में मतलब जो हेड लॉस हुआ है उसकी हम बात करें, जो टोटल हेड लॉस होगा सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ये होगी, इतना हमारे क्या होगा हमें मिलेगा। इसके बाद से आप क्या करोगे, सिंपल सा है, आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा इसका सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मान लो कि जैसे पाइप 1 में जो फ्रिक्शन लॉस है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगर ये सारे बराबर हैं, ठीक है, अगर ये सारे बराबर हैं तो इनको क्या करेंगे हम सिर्फ f ले लेंगे, मान लो कि ठीक है, अगर सारे बराबर है तो हमने इनको f लिया, वैल्यू को पुट कर दोगे तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको जो याद रखना है कि फ्रिक्शन लॉस क्या होता है आपका, ये होता है आपका 4F1, ठीक है, 4FL V² डिवाइडेड बाई 2G/d। तो ये होता है आपका जो लॉस होता है, इस तरीके से आप इसको मतलब आपको ये याद रहेगा तो फिर आप हर पाइप के लिए अलग अलग करके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से देखो कि अगर हम बात करें इक्विवेलेंट पाइप, अभी इक्विवेलेंट पाइप क्या होती है कि देखो इक्विवेलेंट पाइप ये है कि जैसा कि हमने अभी 3 पाइपों को हमने जोड़ा था, उसके हमने लॉसेस देखे, तो यहाँ पे अगर हम तीनों पाइपों की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम तीनों पाइपों की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जितना इनमें टोटल हेड का लॉस हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि जितना भी टोटल हेड का लॉस हो रहा है, अगर हम एक इमेजिन करें कि एक ऐसी पाइप है जिसमें जो फ्रिक्शन अगर जो जिसमें क्या है जो टोटल हेड का लॉस हो रहा है वो इन तीनों पाइपों के समेसन का जो हेड लॉस है वो इसके इक्वल हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख सकता है, आप लिखा हूँ तो आप इसको पढ़ लो, मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि एन इक्विवेलेंट पाइप इज डिफाइंड एज द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर हैविंग द लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज इक्वल टू द लॉस of head and discharge of the compound pipe consisting of several pipe of different length and diameter, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया बस वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो फिर सिंपल सा है, जैसा कि अभी हमने आपके इस वाले पाइप, जैसा कि हमने भी इसमें जो कंपाउंड पाइप थी इसमें अभी हमने काउंट किया है इसमें, ठीक है, जो भी है इसमें जो हेड का हमने काउंट किया है, तो उस तरीके से हमने मान लेते हैं कि पाइप जिसका लेंथ का L1 L2 L3 है, इस तरीके से जितनी भी हैं, और उनका जो है कि जो डायमीटर है वो D1 D2 D3 से रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। टोटल हेड लॉस मान लो कि H है, और एक इक्विवेलेंट पाइप लेंगे, जैसा कि हमने आपको यहाँ बता रहे कि हम पढ़ ही रहे हैं इक्विवेलेंट पाइप के बारे में, तो एक इक्विवेलेंट पाइप हम एज्यूम करते हैं जिसकी लेंथ D है, ठीक है, लेंथ L है, उसकी डायमीटर D है, और उसका भी जो टोटल हेड लॉस होगा वो क्या होगा उतना के बराबर हम कर देंगे उसको, ठीक है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप टोटल हेड लॉस की बात करें, अगर माइनर जो लॉसेस है उनको अगर हम नेगलेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके से उन तीनों पाइपों का अलग अलग जो टोटल हेड निकाल के आप ऐड कर दो तो टोटल हेड लॉस जो पूरे पाइप का हो जाएगा वो हमें क्या हो जाएगा इतना फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बट हमने क्या किया है कि अब V है, ठीक है, V जो वेलोसिटी है हम इसको क्या करें डिस्चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब क्या करना है कि V1 V2 और V3 फार्मूला यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो भी फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना, और V1 V2 V3 को हम क्या करेंगे कि डिस्चार्ज और डायमीटर के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या बोला कि एक टर्म्स जो हमारा आ जाएगा वो कॉमन आ जाएगा, वो हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कॉमन आ जाएगा और क्या होगा ये थोड़े से और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास हेड लॉस हो गया, टोटल जो भी तीनों पाइपों का हेड लॉस है उतना होगा। अब हम इस हेड लॉस को क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट पाइप का हेड लॉस के हम क्या करेंगे कि बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर हम बराबर कर देते हैं और उसके बाद से फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके का एक इक्वेशन मिलता है आपको L/D⁵ इस तरीके से, इसको हम क्या डुपिट इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डुपिट इक्वेशन क्या होता है, तो आपको मतलब कि इक्विवेलेंट पाइप के रिलेशन होता है, तो ये डुपिट इक्वेशन आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ये चीज़ है कि यहाँ पे ये जो L है ये आपका इक्विवेलेंट पाइप इक्विवेलेंट कह रहा हूँ मैं,
हाँ, इक्विवेलेंट पाइप की लेंथ है और जो डायमीटर है वो इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डुपिट इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम अभी तक बात कर रहे थे कंपाउंड, बात कर रहे थे कि पाइप अगर कंपाउंड है, ऐड जोड़ रखा है उसमें, तो इस तरीके से होता है। अगर हम पाइप करके, अगर पाइप अगर पैरेलल है तो क्या होगा, देखो अगर इसमें क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि अगर पाइप क्या है कि पैरेलल तरीके से उनको जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि जिस वो उसमें जो हर पाइप में जो हेड लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर डिस्चार्ज अब देखो Q है और ये डिस्चार्ज किया दोनों पाइप में, अब यहाँ से ये Q1 हो गया, यहाँ से ये Q2 हो गया, और फिर फाइनली ये Q हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा कि Q1 प्लस Q2 ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो टोटल जो डिस्चार्ज है वो क्या है, यहाँ पे स्प्लिट हो गया Q1 और Q2 में, ये दोनों अलग अलग होंगे। सिमिलर जैसे कि हम करंट के, अगर हम आप करंट के बारे में अगर पढ़े होगे तो इस तरीके से वो सिमिलर चीज़ें हैं, और तो उसी से इक्विवेलेंट ये चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या हेड लॉस वगैरह के बारे में कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर है। दोनों पाइपों में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड लॉस जो होगा वो इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, सिंपली से हमने हेड लॉस इक्वल किया, और इस तरीके से एक आप फार्मूला फाइंड करोगे। ये जनरल फार्मूला है। अगर हर पाइप का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग दे रखा है, तो अगर मान लो कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर सिमिलर एक ही दे रखा हो, ठीक है, अगर इक्वल दे रखा हो, तो आपको ये एक इक्वेशन फाइंड होगी जिसमें क्या होगा, अगर आपसे पूछ देता है कि वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो कितना होगा, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और एक बहुत ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोलिक सिफोन के बारे में बात करते हैं। कि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हाइड्रोलिक सिफोन, इसमें क्या होता है कि हमें क्या करते हैं कि जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है एक पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पे हम क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र करते हैं। बट अब यहाँ पे आप देखो कि ये कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड है, अब ये क्या कि एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये भी है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। हमें क्या करना है कि यहाँ से फ्लूइड को फ्लो करा के हमें यहाँ तक लाना है, मतलब कि इस वाले कंटेनर में लेकर आना है, ठीक है। अगर हम इसको कंटेनर, अब मान लो कि C1 ले लेते हैं, इसको कंटेनर हम C2 ले लेते हैं, तो हमें क्या करना है कि C1 से फ्लूइड को फ्लो कराना है, किसमें, C2 में फ्लो कराना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो एक फिनोमिना होता है हाइड्रोलिक सिफोन, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी पाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, हमने इन दोनों कंटेनर से क्या कि जोड़ दिया। अगर फ्लूइड फ्लो पॉसिबल देखो तभी होगा जब, अगर हम बात करें कि पॉइंट ए पे जो प्रेशर है और पॉइंट सी का जो प्रेशर है, ठीक है, दोनों क्या होना, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कि जो पॉइंट ए का जो प्रेशर है उस प्रेशर से पॉइंट सी का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी जो फ्लूइड होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अदरवाइज वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही होता है, एक सिफोन होता है, इसी को मतलब कि सिफोन बोलते हैं, ये फिनोमेना होता है जिसको हम सिफोन बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल सा है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको जो एग्जाम में पूछता है वो ये है कि प्रेशर कितना ड्रॉप होना चाहिए। ये जो सिफोन, ये पाइप है, इसमें प्रेशर कितना ड्रॉप होना चाहिए, तो ये जो प्रेशर इसमें जो ड्रॉप होगा वो इस कंटेनर का जो फ्लूइड है, ठीक है, इस कंटेनर का जो फ्लूइड है उसके वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि कम हो गया, अगर उस कंटेनर, इस कंटेनर में जो फ्लूइड है उसके वेपर प्रेशर से कम प्रेशर जनरेट हो जाता है किसी भी पॉइंट पे, जैसे पॉइंट डी पे ले लो या पॉइंट सी पे, तो वो क्या हो जाएगा कि जो फ्लूइड है वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या है तो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, और वहीं पे जो इस तरीके जो फ्लूइड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वहीं पे सडन स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रेशर ड्रॉप होगा, बट कितना होगा कि आपका वेपर प्रेशर से, फ्लूइड के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कम उससे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, सिंपल सा फिगर आपको यहाँ पे क्लियर में मैंने बड़ा सा फिगर बना रखा है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और एक एक करके मैंने यहाँ पे देख रखा है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे हमने पहले बात किया आइडियल फ्लूइड के लिए, फ्लूइड अगर आइडियल और किसी तरीके हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो रहा, किसी तरह कोई हेड लॉस नहीं है, ठीक है, तो अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर बर्नौली इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, तो जो एग्जिट जो वेलोसिटी होगी, जो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगी, वो आपको ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पॉइंट ए का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हम एग्जिट भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सिमिलर है, सिंपल है, मतलब सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करें, अब हम देखेंगे कि प्रेशर में कि पॉइंट ए का जो प्रेशर है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पॉइंट सी का जो प्रेशर है, ये क्या होगा कि हमेशा इस तरीके समझो कि पॉइंट ए का प्रेशर कितना हो जाएगा आपका सी के प्रेशर से
ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब सी के प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो सी के प्रेशर क्या होता है, हमेशा क्या होगा, पॉइंट ए के प्रेशर से कम होगा। तो कितना कम होगा इसको भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो प्रेशर में जो ड्रॉप होगा वो इतना प्रेशर में ड्रॉप होगा। और अगर किसी तरह के क्वेश्चन पूछता तो आप इसको कर सकते हो, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है, सिंपल से बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी है कि 0 है, ठीक है, क्योंकि वो ओपन एटमॉस्फेयर में है। तो ये आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इस चीज़ को आप पुट करोगे और उसके बाद से आप ये फाइंड कर सकते हो कि प्रेशर में ड्रॉप कितना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि ये जो क्वांटिटी है प्रेशर है या फिर प्रेशर हेड हम इसको कर लें, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है कि पी है पॉइंट ए पे, और ये जो क्वांटिटी दे रखे हैं आप, ये इतना क्या है कि प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ये इतना प्रेशर क्या है, अगर ये ड्रॉप हो रहा है, तो इस तरीके से हम पॉइंट सी पे जो प्रेशर है हम उसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल फ्लूइड की बात करें, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हेड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। मतलब हेड लॉस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में फ्लूइड जब जा रहा है तो कितना हेड में लॉस हो रहा है। तो वो आप इस तरीके से हम इसको एच एल से हमने इसको क्या डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो ये हेड लॉस है। सिमिलर, ठीक है, यहाँ भी आपको रियल फ्लूइड में भी पॉइंट ए क्या कि ओपन एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, पॉइंट बी भी क्या है कि ओपन एटमॉस्फेयर है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो बी के अब जो एग्जिट वेलोसिटी होगा पॉइंट बी पे वो आपको जो वेलोसिटी होगा वो इतना हो जाएगा। अगर हम रियल फ्लूइड की बात कर रहे थे तो यहाँ पे कितना था, √2g इंटू डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या था, डेल्टा जेड आपको ये देखना है कि जो इनिशियल जो एलिवेशन लेवल है, वाटर का लेवल है, और फाइनली जो हमें यहाँ पे मिला है, उन दोनों के बीच का सिर्फ डिफरेंस है, जो इसे हम क्या है डेल्टा जेड से हमने डिनोट कर रखा है। अब पॉइंट ए और पॉइंट सी जब फ्लूइड रियल होगा तो प्रेशर में ड्रॉप कितना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशंस लगाएंगे पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में। तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्रेशन लगा सकते हो। और यहाँ पे देखो कि ये जो होगा पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में जो प्रेशर का ड्रॉप होगा वो इतना प्रेशर का ड्रॉप होगा, ठीक है, अगर फ्लूइड क्या है रियल फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट डी की भी बात करें, यहाँ पे जैसे कि हमने सी का दोनों में रियल और यहाँ पे पॉइंट सी में हमने रियल फ्लूइड के लिए और आइडियल फ्लूइड दोनों के लिए बात किया। अगर हम पॉइंट डी की बात करें, पॉइंट डी आप यहाँ पे देखोगे कि पॉइंट डी का प्रेशर और ज़्यादा, मतलब कि और क्या हुआ कि घटता चला जा रहा है। यहाँ पे देखो पॉइंट डी पे जो प्रेशर है वो क्या है कि आपका पॉइंट सी से भी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हर पॉइंट पे प्रेशर में क्या ड्रॉप होता जाएगा, तभी फ्लूइड क्या आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी क्या है कि वी डी इक्वल टू वी बी, जो बी पे पूरे पाइप में यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, जो बी पे वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी होगी, वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी का अगर आप पूछता है तो आप इससे कर सकते हो। और वी डी क्या होगा, वी डी किसके इक्वल होगा आपको, वी डी यहाँ पे हमने वी बी, ठीक है, हमने क्या होगा पॉइंट बी पे जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी वही क्या हो जाएगा, वी डी भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे का वेलोसिटी सेम है। अगर हम विदाउट लॉस बात करें कि विदाउट लॉस अगर पॉइंट डी पे कितना प्रेशर में ड्रॉप हो रहा है, तो ये देखोगे आप इतना मतलब कि प्रेशर में ड्रॉप हो रहा है बिना किसी लॉस के, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ये यहाँ पे हैं। और सिर्फ इसमें क्या है कि हमने सिर्फ फार्मूले देखे, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूले ही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट की बात करेंगे। और इसके बाद से जो छोटे मोटे जो भी टॉपिक जैसे छूट गए होंगे एक बार मैं फिर से देख लूँगा। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हो तो इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो। और अगर आपको लगता है कि इसमें मतलब कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपसे कुछ छूट रहा है तो आप थोड़ा कमेंट कर दो, मुझे भी पता चले कि ऐसा कुछ क्या छूट रहा है। तो इसके बाद से 2-3 वीडियो मैं कोशिश और करूँगा, एक इम्पैक्ट ऑफ जेट का वीडियो बनाऊँगा, और उसके बाद से हम हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से एक रिवीजन होगा, या फिर एक रिवीजन के बाद या फिर रिवीजन करेंगे, और उसी में रिवीजन के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इतना करने के बाद से हमारा ये फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। ये काफ़ी लंबा चला है, और इसके बाद से आप जैसा कहोगे, जो सब्जेक्ट कहोगे हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। सब्सक्राइब करना आप इस चैनल को ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें इसको, फिर शेयर भी कर लें अपने दोस्तों के साथ।